अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीआई ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट उसमें हमारे पास है पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर है क्या? जब भी जो है स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में ज़ख़म बन जाए उन्हें हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अगर अल्सर स्टमक के अंदर हो तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। दो मतलब हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर हो तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। नॉर्मली अब कौन सी सेल्स जो है HCl की प्रोडक्शन और इसकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स जो है वो HCl सीक्रेट करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू, जिसे हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। इनमें जो है गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं। जब भी एसिटाइल कोलिन या गैस्ट्रिन बाइंड होता है इन रिसेप्टर से तो वो HCl की सिक्रीशन बढ़ा देता है। सेकेंड हमारे पास है ECL सेल्स, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। ये जो है एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये हिस्टामाइन रिलीज़ कराते हैं और इनमें रिसेप्टर होते हैं गैस्ट्रिन के लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए। जब भी ये एक्टिवेट होते हैं तो ये हिस्टामाइन रिलीज़ करते हैं। हिस्टामाइन रिलीज़ करने के बाद जो है हिस्टामाइन बाइंड होता है H2 रिसेप्टर्स पे, पेराइटल सेल्स वाले, और वो HCl की सिक्रीशन कराते हैं। गैस्ट्रिन सेल्स, गैस्ट्रिन सेल ये भी जो है एंडोक्राइन सेल्स हैं। ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन इन ब्लड स्ट्रीम। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है HCl की सिक्रीशन, डायरेक्टली बाइंड होता है वो पेराइटल सेल्स वाले जो रिसेप्टर्स हैं उन पे, या जो है इनडायरेक्टली वो ECL सेल्स वाले जो रिसेप्टर है उन पे बाइंड होगा और उसके थ्रू HCl की सिक्रीशन बढ़ाएगा। एसिटाइल कोलिन जो है वेगस नर्व से रिलीज़ होता है स्टमक एरिया की, जो बाइंड होता है मस्करेनिक रिसेप्टर पेराइटल सेल्स के। पेराइटल सेल्स पे वो मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा और ECL सेल्स जो थे हमारे पास उनके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा मस्करेनिक। फिर उसके बाद वो HCl की प्रोडक्शन या सिक्रीशन बढ़ा देगा। डी सेल्स ये जो है सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करते हैं। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है जो इनहिबिट करता है HCl की सिक्रीशन। वो क्योंकि गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन की को इनहिबिट करता है। जब गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली HCl की सिक्रीशन कम हो जाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो ड्राइव होते हैं एराकिडोनिक एसिड से, कॉक्स एंजाइम वाले पाथवे के थ्रू। ये बाइंड होते हैं PG रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर जो पेराइटल सेल्स में, और उसके बाद HCl की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस रिलीज़ को भी स्टिमुलेट करते हैं। म्यूकस सेल्स ये जो है रिलीज़ करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिनका जो है HCl के अगेंस्ट नेगेटिव इफेक्ट है। मतलब HCl को जो है स्टमक लाइनिंग तक पहुंचने से बचाते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को एसिड की जो हमारे पास खासियत होती है कि वो स्टमक लाइनिंग को जाके डिस्टर्ब कर सकता है, तो उससे वो म्यूकस प्रोटेक्ट कर देता है। और बाइकार्बोनेट्स जो है ना वो बाइंड होते हैं एसिड के साथ ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स हो गए और उनकी सिक्रीशंस आ गई। पेराइटल सेल्स HCl कराते हैं, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स जो है वो हिस्टामाइन, G सेल गैस्ट्रिन, D सेल सोमेटोस्टेटिन, म्यूकस सेल्स म्यूकस, और चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिनोजेन सिक्रेट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम अल्सर की देखें, एक तो जो है वो H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। जब भी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आएगा तो वो जो है अल्सर काज करा सकता है। दूसरा क्या होगा कि म्यूकोसल डैमेजिंग प्रोडक्ट्स और प्रोटेक्टिव एजेंट्स के दरमियान इम्बैलेंस आ जाए। मतलब HCl और पेप्सिन वगैरह जो थे वो बढ़ जाए, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, म्यूकस डैमेज होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाए और प्रोटेक्टिव एजेंट ना रहे, मतलब लाइनिंग वहाँ से डिस्टर्ब हो गई या दूसरे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स थे वो हमारे काम ना कर पाएँ, तो अल्टीमेटली अल्सर स्टार्ट हो जाता है। कॉजेज़ अगर हम कॉमनली देखें, हमारे पास स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, NSAID है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उसके अलावा NSAIDs हैं, और उसके अलावा ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, अल्कोहल, हाइपरकैल्सीमिया। तो मुख्तलिफ हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अल्सर हो सकता है। ड्रग ट्रीटमेंट देखें अगर हम अल्सर की, एंटासिड सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं। एंटासिड जो है वो वीक बेस होते हैं। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक HCl के साथ जाके रिएक्ट करेंगे ताकि फिर साल्ट और वाटर मिले और गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाए, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास एसिडिटी कम हो जाएगी। उसके अलावा ये जो है प्रमोट करते हैं म्यूकोसल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। एग्जांपल्स हमारे पास हैं सोडियम बाइकार्ब, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसकी एग्जांपल हमारे पास सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन या निज़ाइटिडीन। मैकेनिज्म क्या है, ये H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं पेराइटल सेल्स में, तो अल्टीमेटली जो है HCl का रिलीज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो गए। ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं H2 ब्लॉकर्स, और ये जो है H1 रिसेप्टर या H3 रिसेप्टर्स को इफ़ेक्ट नहीं करते। अभी हमारे पास मुख्तलिफ जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है उनकी डोजिंग वगैरह। यूजेस अगर हम इसके देखें, यूजेस में सबसे पहला पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ होता है H2 ब्लॉकर।
ठीक है। H2 ब्लॉकर की जो है स्पेशली इफेक्टिव है जो नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन होती है, रात के वक्त जो एसिड सिक्रीशन होती है उसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मगर जो मील स्टिमुलेटेड एसिड सिक्रीशन है ना, उन पे इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD में भी ये यूज़ किए जाते हैं, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और स्ट्रेस रिलेटेड जो गैस्ट्राइटिस होती है उसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं, उससे प्रिवेंट किए करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखें, H2 ब्लॉकर सेफ ड्रग्स है। साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो 3% से कम पेशेंट्स में होते हैं, और वो भी जो है डायरिया, हेडेक, फटीग, माइल्जिया या कॉन्स्टिपेशन वगैरह आ रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारे पास है ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो है इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, या जिसे हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। प्रोटॉन पंप को ये ब्लॉक कर देते हैं। जो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का फाइनल स्टेप था, जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो अल्टीमेटली HCl की प्रोडक्शन नहीं होगी। PPI जो है वो एज अ इनएक्टिव प्रोडक्ट दिए जाते हैं। लाइपोफिलिक वीक बेसिस होते हैं, ये जो है जल्दी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जैसे हमारे पास पेराइटल सेल्स हैं वहाँ पे जाएंगे, और एसिडिक इन्वायरमेंट के साथ क्या होगा कि कन्वर्ट होते हैं ये एक्टिव के अंदर, रिएक्टिव थायोफिलिक सल्फोनामाइड केटाइन के अंदर। सल्फोनामाइड जो है वो रिएक्ट करता है प्रोटॉन पंप के साथ, फिर जो है एक डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेता है, और वो इरिवर्सिबली उसको जाके इनएक्टिवेट कर देता है प्रोटॉन पंप को। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमें एम्प्टी स्टमक पे देना चाहिए, मतलब खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले ये देने चाहिए, क्योंकि फूड जो है इनकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ कर देता है। सबकी सब फार्मूलेशन हमारे पास ओरल फॉर्म में मौजूद है, सिर्फ पेंटोप्राजोल ऐसी है जो IV में, इसके अलावा हमारे पास ओमिप्राजोल भी IV में आती है। जनरल डोजिंग अगर हम देखें, ओमिप्राजोल 20 mg QD या जो है 20 mg BID भी यूज़ होती है बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और 40 mg BBF मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट 40 mg भी यूज़ होती है। सिम्प्राजोल भी 20 से 40 mg बिफोर ब्रेकफास्ट। लेंसोप्राजोल 30 mg है, पेंटोप्राजोल 40 है, रेबी हमारे पास 20 है। इसके अलावा न्यूअर अब जो आई है डेक्सलेंसोप्राजोल, वो 30 या 60 mg यूज़ होती है, वो हम खाने से पहले और बाद में दोनों टाइम पे दे सकते हैं। यूजेस अगर हम देखें, GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में दे सकते हैं, पेप्टिक अल्सर्स में दे सकते हैं, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके PPI जो है सेफ ड्रग है, फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स के हैं सिर्फ इसमें, एक डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन वगैरह आ गया। उसके अलावा विटामिन B12 की जो माल एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12 रिलीज़ कराने के लिए फूड से, तो जब एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है अल्टीमेटली विटामिन B12 भी हमें कम मिल रहा होता है। इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं हाइपोक्लोराइड्रिया की वजह से, क्योंकि HCl जो है वो हमें काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट कर देता है, वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। तो जब हाइपोक्लोराइड्रिया हो रहा होता है, मतलब HCl की कंसंट्रेशन कम होगी, तो अल्टीमेटली बैक्टीरियल ग्रोथ या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस, ओमिप्राजोल जो है वो क्यूमेड्रिन, डाइज़ीपाम और फेनिटॉइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। इसोमिप्राजोल भी जो है वो डाइज़ीपाम के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर रहा होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हमारे पास मिज़ोप्रोस्टोल, ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग है। मैकेनिज्म अगर हम देखें, मिज़ोप्रोस्टोल का जो है दोनों इफेक्ट है, एसिड इनहिबिटरी भी और उसके अलावा म्यूकोसल प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी है। ये जो है म्यूकस की जो है प्रोडक्शन को और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, और ये बाइंड करता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर जो पेराइटल सेल्स में, उसकी वजह से जो है एसिड की सिक्रीशन बंद हो जाती है, एसिड इनहिबिशन हो जाती है। यूजेस अगर हम इसके देखें तो NSAID इंड्यूस्ड अल्सर, हाई रिस्क पेशेंट जितने भी मतलब होते हैं NSAID के साथ हम देते हैं। हमारे पास सबसे कॉमन जो रोटेक आती है, जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन में मिज़ोप्रोस्टोल मौजूद होता है। बहुत सी ऐसी मतलब है NSAID जिनके साथ हम मिज़ोप्रोस्टोल एज अ प्रोटेक्टेंट दे रहे होते हैं अल्सर से प्रोफाइलेक्टिकली। मगर ये जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसकी जो है साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ज़्यादा है, और जो है मल्टीपल डेली डोजिंग रिक्वायर्ड होती है, इसलिए कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखें, डायरिया, एब्डोमिनल पेन 10 से 20% केसेस में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिज़ोप्रोस्टोल के बारे में कि मिज़ोप्रोस्टोल हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में हमने नहीं देनी, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाता है, तो एबॉर्शन के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम प्रेगनेंसी में मिज़ोप्रोस्टोल नहीं देते। साइटोप्रोडक्टिव एजेंट्स हमारे पास सुक्राल फेट है, ये साल्ट सक्रोज कॉम्प्लेक्स होता है सल्फेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वाटर या एसिड सॉल्यूशन के अंदर ये डिसोसिएट होता है और फॉर्म करता है पेस्ट, वो जाके बाइंड होता है अल्सर के साथ और इरोजन के साथ 6 घंटे तक वहाँ पे बाइंड रहता है। ये जो है एसिड की सिक्रीशन को डिक्रीज़ नहीं कर रहा होता स्टमक के अंदर, मगर जाके हमारे जो है स्टमक को, डिडेनम को उस एसिड से बचा रहा होता है, क्योंकि ये एक लेयर बना लेता है, वहाँ पे जाके प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो नेगेटिवली चार्ज जो डिसोसिएटेड सक्रोज सल्फेट है, वो जाके बाइंड होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ,
जो अल्सर की बेस पे मौजूद होती हैं। फिर जो है एक फ़िज़िकल बैरियर बन जाता है जो फर्दर डैमेज से बचा देता है, एसिड को फर्दर वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। यूजेस अगर हम देखें, ड्यूटेनल अल्सर के लिए इफेक्टिव है, मगर इसका जो क्लिनिकल यूज़ है वो लिमिटेड है क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्टिव एजेंट्स हमारे पास मौजूद है। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम देखें, ये जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो इसीलिए इसके मिनिमम एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है 2% पेशेंट्स के अंदर। एच पाइलोरी एसोसिएटेड अल्सर, एच पाइलोरी एसोसिएटेड अल्सर्स के लिए हम जो है थेराप्यूटिक गोल 2 होंगे। एक तो अल्सर को भी ट्रीट करना है, दूसरा हमने एच पाइलोरी को भी ख़त्म करना है, ऑर्गेनिज्म को भी मतलब रिमूव आउट करना है। मोस्ट इफेक्टिव रेजिमेंट क्या होती है, हम पीपीआई के साथ 2 एंटीबायोटिक देते हैं, इसे हम ट्रिपल थेरापी कहते हैं। तो बेस्ट ट्रीटमेंट रेजिमेंट होता है 10 से 14 दिन के लिए हम ट्रिपल थेरापी दें। ट्रिपल थेरापी में अब क्या होता है, एक पीपीआई देंगे, ओमिप्राजोल या जो भी पीपीआई दे दिया बीआईडी में हमने, और साथ में जो है क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg और एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम बीआईडी, ये हम ड्रग्स दे देंगे। और जो पेशेंट एमॉक्सिसिलिन से एलर्जिक होंगे उनमें हम मेट्रोनिडाजोल 500 mg दे देंगे बीआईडी, वो इससे जो है सब्स्टिट्यूट कर लेगा। या अगर हम ओरली दे रहे हैं तो 400 mg टीआईडी भी दे देते हैं, बीआईडी या टीआईडी। जैसे ही ट्रिपल थेरापी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम जो है पीपीआईज़ को कंटिन्यू करेंगे फर्दर 4 से 6 हफ्ते के लिए, ताकि अल्सर्स ट्रीट हो जाए। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर जीआई ड्रग्स को डिस्कस करेंगे।